अतुल है, मैं एक शराबी हूँ। और आज हम बिग बुक स्टडी के अंतर्गत पेज 34 पे हैं। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म चैप्टर का नाम है, और पेज 34 के हम लास्ट पैराग्राफ पे हैं। और हमने पिछली बार पढ़ा था लास्ट मीटिंग में कि दिस अटर इनएबिलिटी टू लीव इट अलोन नो मैटर हाउ ग्रेट द नेसेसिटी और द विश। और अल्कोहलिज्म यानी कि शराबीपन की बीमारी की यही हैरान करने वाली बात है कि छोड़ने की इच्छा भी है और उससे ऊपर छोड़ने की जरूरत जो मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन उसके अलावा उसके बावजूद मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा हूं। हाउ देन शैल वी हेल्प आवर रीडर्स टू डिटरमिन टू देयर ओन सेटिस्फैक्शन whether they are one of us? The experiment of quitting for a period of time will be helpful, but we think we can render an even greater service to alcoholic sufferers and perhaps to the medical fraternity. So we shall directly describe some of the mental states that precede a relapse into drinking. For obviously, this is the crux of the problem. ये शराबीपन की बीमारी के अंतर्गत मैं अपने आप को कैसे इस बात को सिद्ध करूं, कंसीडिंग टू आवर इनरमोस्ट सेल्फ की बात हुई थी यहाँ पे, कि अपने आप को कैसे मैं सिद्ध करूं कि मैं वाकई शराबी हूं, मैं शराबीपन की बीमारी से पीड़ित हूं। तो कुछ समय के लिए अगर मैं छोड़ना चाहता हूं तो छोड़ के देखता हूं, क्या मेरे से छोड़ी जा रही है? नहीं। इस बात से किसी हद तक सिद्ध हो जाता है और मैं अपने आप को कन्विंस कर सकता हूँ कि हाँ, मेरे में शराबीपन की बीमारी है। लेकिन वो कह रहा है यहाँ पे कि सारी समस्या का जो सार है, केंद्र बिंदु जो है, क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, वो है वो मानसिक अवस्था जो मुझे पीने से पहले मेरे ऊपर इस प्रकार से हावी हो जाती है कि मैं शराब पिए बिना रह नहीं सकता। सारी समस्या का जो केंद्र बिंदु है, जो सार है, जो क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम जिसको ये बोल रहा है, वो यही है। वो मानसिक अवस्था क्या है जो पीने से पहले मेरे ऊपर इस प्रकार से हावी हो जाती है कि मैं शराब पीने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। What sort of thinking dominates an alcoholic who repeats time after time the desperate experiment of the first drink? और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि मतलब वो मानसिक अवस्था क्या है जो इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि बार बार लगातार वो इस बात का प्रयोग करने की कोशिश करता है कि इस बार मैं ठीक से पीऊंगा, और ये बात सोच के वो पहली जहरीली ड्रिंक को हाथ लगाता है, उसको पीने की कोशिश करता है। क्या सोच है उसमें? Friends who have reasoned with him after his plea, which has brought him to the point of divorce or bankruptcy, are mystified when he walks directly into the saloon. मतलब वो पी के उसकी हालत ऐसी हो गई है, मतलब अनमैनेजेबिलिटी उसकी लाइफ में, अव्यवस्था इस हद तक बढ़ गई है कि वो तलाक के कतार पे पहुंच गया है, वो बैंकरप्ट हो गया है, उसकी कुड़की हो गई है। लेकिन उसके बावजूद वो क्या सोच है उसकी, क्या विचारधारा है, दिमाग में क्या चल रहा है कि इसके बावजूद वो सीधा बार के अंदर जाके और फिर से पीने की शुरुआत कर रहा है। ये देख के उसके दोस्त जो है वो हैरान चकित है, दे आर मिस्टिफाइड। यानी कि वो इतने हैरान है कि सोच रहे हैं कि क्या हुआ, क्या ये कैसे हो रहा है, ये क्या, किस सोच में ये आदमी है और क्या सोच के दोबारा से ये पीने के लिए जा रहा है। वाई डज ही, क्यों कर रहा है वो ऐसा, और व्हाट इज ही थिंकिंग, क्या सोच रहा है, इसकी विचारधारा क्या है, किस प्रकार की सोच लेके जा रही है। ये चीजें उसके दोस्तों को, जो उसके वेल विशर है और उसके चाहने वाले हैं, उसका अच्छा चाहते हैं, उसको समझाने की कोशिश करने के बावजूद वो बार बार ऐसा कर रहा है, तो वो क्या सोच है, क्या इंसैनिटी है, क्या ऑब्सेशन है, क्या डिल्यूजन है और क्या इल्यूजन है जो उसको ऐसा करने पे मजबूर करती है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है दो पैराग्राफ में जो मैंने अभी पढ़े, कि कौन सी विचारधारा और किस प्रकार की सोच जो है वो एक शराबी पे इस प्रकार और इस हद तक हावी हो जाती है कि वो बार बार शराब की तरफ आकर्षित होता है और बार बार शराब पीने की कोशिश करता है, ये जानते हुए अच्छी तरह से कि उसका अंजाम क्या होना। तो वो ये कह रहा है कि अगर मैं उदाहरण के तहत ये बताऊं कि क्या सोच है और क्या उसके दिमाग में चल रहा है, तो इससे दो काम होंगे। एक तो आइडेंटिफिकेशन, यानी कि एक शराबी को पता चलेगा कि इस प्रकार की सोच रखने वाला शराबीपन की बीमारी से पीड़ित है। नंबर दो, इस बात से मेडिकल फ्रेटर्निटी को, यानी कि मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को और उससे संबंधित लोगों को इस बात का एहसास होगा
और समझने में उनको आसानी होगी कि शराबीपन की बीमारी में किस प्रकार की मानसिक अवस्था से एक शराबी गुजरता है, किस प्रकार का मेंटल ऑब्सेशन होता है, किस प्रकार से एक झूठ को वो सच मान लेता है और उस इसलिए वो फिर से एक शराब पीने का दौर उसका शुरू होता है। तो ये उदाहरण देगा, और पहला उदाहरण एक शराबी का है जिसका नाम है जिम। और मैं कोशिश करूंगा कि जिम की स्टोरी जो है वो एक मीटिंग में नहीं लेकिन दो मीटिंग में आज और कल मिला के जिम की स्टोरी को मैं संपूर्ण रूप से पढ़ लूं। तो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज द फ्रेंड वी कॉल जिम। अब इसका असल नाम क्या है, इतिहास में एक इतिहास में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये बाद में राजेश जी बताएंगे। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि आवर फर्स्ट एग्जांपल इज अ फ्रेंड वी शैल कॉल जिम, यानी कि उसका पूरा नाम या असली नाम कुछ और था, लेकिन हम उसको जिम के नाम से यहाँ पे एड्रेस करेंगे, जिम के नाम से इसको यहाँ पे हम उसका नाम। दिस मैन, अब इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा है जिम के बारे में। दिस मैन हैज अ चार्मिंग वाइफ एंड फैमिली, यानी कि बहुत उसका संपूर्ण और सुखद परिवार है, उसकी बहुत खूबसूरत बीबी है और बच्चे हैं और अच्छा परिवार है, भरा पूरा परिवार है। ही इनहेरिटेड अ ल्यूक्रेटिव ऑटोमोबाइल एजेंसी, विरासत में इसको एक गाड़ी की एजेंसी मिली, यानी कि कार्स की एजेंसी, यानी कि कार का शोरूम मिला होगा, साथ में किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर की एजेंसी मिली होगी, यानी कि अच्छा बिजनेस इसने विरासत में पाया है। ही हैड अ कमेंडेबल वर्ल्ड वॉर रिकॉर्ड, पहले विश्व युद्ध में लड़ाई है और इसकी विश्व युद्ध में सराहनीय प्रदर्शन रही है। कमेंडेबल यानी कि बहुत अच्छी तरह से इसने युद्ध में हिस्सा लिया और उसकी वजह से उसको रिकग्निशन, यानी कि सराहनीय इसकी एक यहाँ पे युद्ध के अंदर उसकी एक परफॉर्मेंस रही है। ही इज अ गुड सेल्समैन, बहुत अच्छा सेल्समैन भी है। एवरीबडी लाइक्स हिम, सब इसको पसंद करते हैं। ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, यानी कि बुद्धिमान भी है। नॉर्मल सो फार एज वी कैन सी, बिल्कुल नॉर्मल है, किसी प्रकार की कोई इंसैनिटी, कोई ऑब्सेशन, कोई पागलपन नहीं किसी भी चीज को लेके, एक्सेप्ट फॉर अ नर्वस डिस्पोजिशन, कभी कभी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, वो कोई बात नहीं है। ही डिड नो ड्रिंकिंग अंटिल ही वाज 35। अब ये देखो, हम बीमारी की बात कर रहे थे, उसकी प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे और एज फैक्टर की बात कर रहे थे। 35 साल की उम्र तक शराब पी ही नहीं। कुछ लोग 35 साल की उम्र में 10 साल 12 15 साल तक शराब पी चुके होते हैं, लेकिन इसने शुरुआत ही 35 साल की उम्र में करी शराब पी। लेकिन प्रोग्रेशन बीमारी की ऐसी हुई कि in a few years he became so violent when intoxicated that he had to be committed, यानी कि पीने के बाद इस हद तक वो हिंसक हो जाता था, वायलेंट हो जाता था, मारपीट पे उतर आता था कि he had to be committed। कमिटेड का हमने कमिटेड के बारे में हमने पीछे भी बात करी थी रीडिंग करते हुए। कमिटेड का मतलब होगा यहाँ पे कि इतने हद तक वो हिंसक हो गया था कि उसकी और समाज की भलाई के लिए उसको कहीं बंद करना पड़ा, ताकि वो अपने लिए और समाज के लिए अपनी हिंसा के द्वारा एक खतरा ना बन जाए, हानि ना पहुंचाए, ना अपने आप को ना समाज में किसी को। तो कमिटेड यानी कि उसको एक जगह इस प्रकार से बंद कर दिया जाता था कि वो किसी के लिए एक हानि का कारण ना बने। ऑन लिविंग द असाइलम ही केम इनटू कांटेक्ट विद अस, और वहां से बाहर निकल के वो संपर्क में आया एए के मेंबरों के साथ। कांटेक्ट विद अस, अस का मतलब यहाँ पे हुआ एए के मेंबर जो इस किताब को लिख रहे हैं, जो योगदान कर रहे हैं, वो 100 मेंबर, उनके साथ वो संपर्क में आया असाइलम से निकलने के बाद। वी टोल्ड हिम व्हाट वी न्यू ऑफ अल्कोहलिज्म एंड द आंसर वी हैड फाउंड। व्हाट वी न्यू ऑफ अल्कोहलिज्म, यानी कि उन्होंने क्या बताया उनको, उसको स्टेप 1 के बारे में जो उनको पता था उन्होंने बताया, रिगार्डिंग द मेंटल ऑब्सेशन, रिगार्डिंग द फिजिकल एलर्जी एंड द क्रेविंग, एंड रिगार्डिंग द पावरलेसनेस, जो शक्तिहीनता उत्पन्न होती है, उसके बारे में बताया स्टेप 1 के अंतर्गत। एंड द आंसर वी हैड फाउंड, आंसर क्या मिला है? आंसर मिला है कि अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स कुड रिस्टोर सोसाइटी, यानी कि स्टेप 2 की एक उच्च शक्ति जो है वही हमको इस समस्या से निजात दिला सकती है, वो होगा स्टेप 2। वो आंसर मिला था, तो वो आंसर वी हैड फाउंड वो दिया, यानी कि स्टेप 1 और स्टेप 2 के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ही मेड अ बिगिनिंग। आगे जाके हम जब स्टेप 3 के बारे में पढ़ेंगे तो बिग बुक में ही लिखा है कि स्टेप 3 इज जस्ट अ बिगिनिंग, यानी कि एक शुरुआत है, तीसरा कदम। तो उसने पहला, दूसरा और तीसरा कदम करा। His family was reassembled and he began to work as a salesman for the business he had lost through drinking। पहले 3 कदम करने के बाद लगभग तुरंत ही उसकी जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो गई।
कैसे? फैमिली वॉज रीअसेंबल्ड, यानी कि वो अपने परिवार के साथ एक बार फिर एकजुट हुआ। एंड ही बिगैन टू वर्क एज अ सेल्समैन फॉर द बिजनेस ही हैड लॉस्ट थ्रू ड्रिंकिंग, यानी कि उसको नौकरी मिल गई। कहाँ पे? उसी एजेंसी में जहां वो एक बार जिस एजेंसी का मालिक था, ओन करता था, वहां पे उसको एक सेल्समैन के की नौकरी मिली और उसने वहां काम करना शुरू कर दिया। तो जिंदगी जो है वो वापस पटरी पे आने लगी। लाइफ स्टार्टेड बिकमिंग बेटर ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर ही डिड द फर्स्ट 3 स्टेप्स। वो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है, ऑल वेंट वेल फॉर अ टाइम, कुछ हद तक सब कुछ ठीक रहा, कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन he failed to enlarge his spiritual life. Enlargement of spiritual life आती है स्टेप 4, 5, 6 थ्रू स्टेप 12, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कदम करने के बाद ही बिग बुक में लिखा है कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, यानी कि हमारी आध्यात्मिकता और हमारी आध्यात्मिक जिंदगी जो है वो विकसित होती है, उसमें एक बदलाव आता है और वो विकसित होती है और उसमें एक एनलार्ज होती है। तो वो आता है पूरा स्टेप वर्क करने के बाद। वो उसने नहीं किया, उसने 1, 2, 3 किया, उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। टू हिज कॉन्स्टर्नेशन, यानी कि उसकी घबराहट के हेतु क्या इसमें क्या हुआ? ही फाउंड हिमसेल्फ ड्रंक half a dozen of times in rapid succession. half a dozen होता है 6 बारी, 6 बारी लगातार, बहुत जल्दी जल्दी उसका यहाँ पे रिलैप्स हुआ, यानी कि वो वापस शराब की तरफ गया, वापस शराब पी उसने, और वो मतलब स्थायी रूप से सोबर नहीं हो पा रहा। कारण उसने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ एनलार्ज नहीं करी, यानी कि पहले 3 कदम करके उसने प्रोग्राम को छोड़ दिया। On each of these 6 occasions, we worked with him, reviewing carefully what had happened. बहुत बढ़िया ए मेंबर होंगे उस टाइम के यार, कि वो 6 बार इतनी जल्दी जल्दी रिलैप्स हुआ, और वो कहते हैं हर बारी उसके साथ बैठे और उसके साथ बात करने की कोशिश करी, पीछे मुड़ के देखा कि क्या हुआ था, तूने क्यों पी ली भाई, वो भी इतनी जल्दी जल्दी 6 दफे तेरा रिलैप्स हुआ, भी ऐसी क्या बात हो गई? आज की डेट में जो मैं फेलोशिप में देख रहा हूँ, ये मेरा निजी जो है ख्याल है कि 2-3 बार किसी का रिलैप्स होना है ना जल्दी, बहुत जल्दी, तो यार हम लोग तो कभी कभी घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं उसको, भी टेंड टू गिव अप है कि ये तो यार बार बार पी रहा है, इसके समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो इसको, जाने दो यार। लेकिन यहाँ पे देखो 6 दफे लगातार बहुत कम समय में उसका रिलैप्स हुआ, उसके बावजूद मेंबर उसके साथ लगे रहे और उसको बार बार बिठा के और समझाने की कोशिश करने लगे, और इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश करी कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। We worked with him, reviewing carefully what had happened. He agreed he was a real alcoholic and in a serious condition. यानी कि वो एक हिसाब से स्टेप 1 जो था उसका हो चुका था, वो इस बात से सहमत था, इस बात को वो स्वीकार कर रहा था कि वो वाकई में शराबीपन की बीमारी से पीड़ित है और एक गंभीर अवस्था में, सीरियस कंडीशन में। He knew he faced another trip to the asylum if he kept on. अगर वो पीता रहा, उसको इस बात का पूरा इल्म था, पूरा की पूरी जानकारी थी उसके इस बात को लेके कि अगर वो पीता रहा तो फिर से दोबारा से ही उसी असाइलम में, उसी ट्रीटमेंट सेंटर में, उसी पागल खाने में जाएगा जहां से बाहर निकल के आया है। Moreover, he would lose his family for whom he had deep affection. अपने परिवार से उसको बहुत प्यार था और उसको इस बात का पूरा एहसास था कि अगर वो दोबारा से पिएगा और बार बार इस रास्ते पे चलेगा तो वो अपने परिवार को एक दफे फिर खो देगा। तो वो नॉलेज उसको हर चीज की थी, यहाँ पे सेल्फ नॉलेज की कमी नहीं है, उसको बीमारी के बारे में पता था, उसको स्टेप 2 के बारे में पता था, उसने स्टेप 3 भी किया, ही मेड अ बिगिनिंग, उसको इस बात का पूरा एहसास था, पूरा इल्म था, पूरी जानकारी थी कि वो अगर दोबारा से पीता रहेगा, ऐसे यही हालत में रहेगा, उसकी अवस्था यही रहेगी, तो वो अपने परिवार को, जिसके साथ उसको विशेष रूप से प्यार था, उस परिवार को दोबारा से खो देगा। लेकिन उसके बावजूद, इन सब चीजों के बावजूद वो नहीं रुक पा रहा था। Yet he got drunk again. अब दोस्तों ये 7वीं दफे हो गया, 6 दफे तो उसको बैठा के समझा दिया, 7वीं दफे फिर पी ली उसने। We asked him to tell us exactly how it happened. अब जो मेंबर थे वो भी तंग आ गए यार, वो कहते हैं यार बहुत हो गया, अब तू बैठ यार यहाँ पे आराम से और स्पष्ट रूप से एग्जैक्टली हमें बता यार हुआ क्या, हाउ इट हैपेंड, ये हुआ कैसे, फिर से इतना तेरे को समझाया, तेरे को समझ में आ गया सब कुछ, उसके बावजूद ये 7वीं दफे, वो भी इतने कम समय में तेरा रिलैप्स, भाई तू अब बैठ आराम से, अब बता हमको कि हुआ क्या। दिस इज हिज स्टोरी, और उसने अब अपनी कहानी बतानी शुरू करी कि उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या स्पष्ट रूप से। आई केम टू वर्क ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग
अब ट्यूसडे मॉर्निंग को काम पे क्यों? अबे अब मंडे को तो सारा दिन था कहाँ? पहले तो ये बता जिम भाई कि मंडे को सारे दिन क्या था, ट्यूसडे को क्यों है? और यहाँ पे हम सबको कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन मिलेगी कि वीकेंड में हैवी ड्रिंकिंग करने के बाद मंडे को हालत एक शराबी की पतली रहती थी यार। तो मैंने जितना मंडे को काम में या किसी जरूरी काम में, चाहे वो दफ्तर का ऑफिस का काम हो चाहे कोई और काम हो, तो मंडे को ज्यादातर नदारद ही होता था मैं, क्योंकि वो सैटरडे संडे की या जितनी छुट्टी किसी की होती है तो उसमें जो ड्रिंकिंग हुई थी वो संडे को किसी काम करने की अवस्था में मेरे को छोड़ता नहीं था। तो वो ट्यूसडे मॉर्निंग को ही काम पे आया। आई रिमेम्बर आई फेल्ट इरिटेटेड दैट आई हैड टू बी अ सेल्समैन फॉर द कंसर्न आई वंस ओन्ड। अब हम यहाँ पे इसकी कहानी जो ये सुना रहा है इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंसैनिटी जो है वो कहाँ जाके किक इन हुई, यानी कि कब तक ये सोच जो इसकी है, इसकी विचारधारा, ये जो काम कर रहा है, इसकी जो मानसिक अवस्था है, वो कब ठीक है और कहाँ जाके और कैसे एकदम से खराब हो जाती है, कैसे सैनिटी जो है वो इंसैनिटी में तब्दील हो जाती है। तो यार एक सेल्समैन एक कंपनी में जिसका वो पहले ओनर था, मालिक था जिस कंपनी का, उसी कंपनी में आज सेल्समैन की नौकरी कर रहा है और वो इरिटेट इस बात को लेके, इसमें चिड़चिड़ाहट थी। यार ये तो मेरे को तो काफी नॉर्मल सी बात कर लगती है यार। अगर मैं किसी कंपनी का मालिक था और आज उसी कंपनी में एक नौकर हूँ, सेल्समैन हूँ और वहां काम करने जा रहा हूँ, और मेरे को अगर इस बात को लेकर चिड़चिड़ाहट हो रही है, इस बात को लेकर मेरे को थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है, तो ये जाहिर बात है इसमें कोई इंसैनिटी नजर नहीं आ रही। आई हैड अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉस बट नथिंग सीरियस। मंडे को काम पे आया नहीं, ट्यूसडे मॉर्निंग काम पे आया, बॉस ने पूछा होगा भैया मंडे को कहा था तो बताओ। लेकिन इस बात को लेके वो कह रहा है ठीक है, उसके साथ कुछ बात हुई होगी, फ्यू वर्ड्स हुए होंगे, लेकिन नथिंग सीरियस, कोई गंभीर अवस्था नहीं थी इसमें। ये होता है, कोई बात नहीं, बॉस के साथ खटपट जो है वो लगी रहती है, इंसैनिटी कहीं नहीं है इसमें। देन I decided to drive into the country and see one of my prospects for a car. सेल्समैन जो है वो दफ्तर के बाहर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका असल काम सेल्समैन का दफ्तर के बाहर ही होता है। दफ्तर में वो क्या बेचेगा और किसको बेचेगा, बेचने के लिए उसको बाहर निकलना है, कस्टमर ढूंढना है, क्लाइंट ढूंढना है और उसको सेल करनी है। तो उसने फैसला किया कि वो ड्राइव इनटू द कंट्री। कंट्री का मतलब यहाँ पे होता है कि गांव की तरफ, कंट्री साइड, वॉज रूरल एरिया फ्रॉम द अर्बन एरिया। तो कंट्री साइड में जा रहा था वो, और वहां पे ढूंढ रहा था एक प्रोस्पेक्ट, यानी कि ग्राहक ढूंढने की कोशिश करता है जो उससे गाड़ी खरीदे। ऑन द वे आई फेल्ट हंग्री सो आई स्टॉप एट अ रोड साइड प्लेस वेयर दे हैव अ बार। नॉर्मल, उसमें कोई अब नॉर्मल बात तो है नहीं भैया। निकला, भूख लग रही थी और वो एक रोड साइड कैफे में, यानी कि हाईवे पे कोई कैफे होगी, वहां रुका कुछ खाने के लिए। अब वहां पे बार भी थी, रेस्टो बार काम टाइम टाइप की, वहां पे कोई जॉइंट होगा, तो वहां रुका वो। और वहां बार भी है, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। वो तो खाने के लिए गया, पीने का कोई ख्याल नहीं है। वो तो उसको भूख लग रही थी, वो खाने के लिए वहां पे रुका। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ ड्रिंकिंग, उस बात को स्पष्ट कर रहा है वो कि पीने का कोई भी ख्याल मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं पीऊंगा। आई जस्ट थॉट आई वुड गेट अ सैंडविच। आई ऑल्सो हैड द नोशन दैट आई माइट फाइंड अ कस्टमर फॉर अ कार एट दिस प्लेस। वो रुकने के उसके वहां पे दो मकसद थे, एक भूख लग रही थी, भी एक सैंडविच खा लूंगा, दूसरा इस जगह पे कई लोग आते हैं जिनको वो जानता था पहले से, और उसने सोचा था कि शायद मेरे को अपनी गाड़ी के लिए इसी जगह पे कोई ग्राहक मिल जाए। एब्सोल्युटली नॉर्मल थिंकिंग, इसमें कोई इंसैनिटी, कहीं किसी प्रकार की इंसैनिटी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। एक अच्छा सेल्समैन जो होगा वो यही करेगा, और उसको भूख लग रही है, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। विच वॉज फेमिलियर फॉर आई हैड बीन गोइंग इट फॉर इयर्स। इस जगह पे वो कई सालों से जा रहा है, तो इस जगह को जानता था ये, और लोग उसको जानते थे यहाँ पे, तो उसको एक इस बात का इल्म था, इस बात का इसको एहसास था कि यहाँ पे उसको एक ग्राहक भी मिला, हो सकता है कि मिल जाए। तो दोनों काम हो रहे थे यहाँ जाके, उसकी भूख भी मिट रही थी और हो सकता था उसका काम भी बन जाता है। आई हैड ईटन देयर फॉर मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द मंथ्स आई वाज सोबर। और कई बार यहाँ जा चुका था, खा चुका था उस दौरान जब ये सोबर था। तो वहां पे एक बार है, इस बात का लेके उसके अंदर कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा था उसको, उसको इस बात का कोई ये रोक नहीं रहा था उसको वहां जाने से कि एक बार है। वो वहां पे कुछ खाने गया था, उसको भूख लगी थी, कोई इंसैनिटी नहीं। आई सैट डाउन एट द टेबल एंड ऑर्डर्ड अ सैंडविच एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। गया, एक सैंडविच मंगाई, एक गिलास दूध का मंगाया। स्टिल नो थॉट ऑफ ड्रिंकिंग, पीने का कोई ख्याल नहीं।
I ordered another sandwich and decided to have another glass of. अगर भूख लग रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि एक सैंडविच के बाद दूसरी सैंडविच भी मंगा ली उसने, और एक गिलास दूध पी चुका था, एक और ग्लास मंगा लिया। अगर भूख लग रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस भैया ओवरवेट हो या उसको कुछ ऐसे ओवर ईटर्स एनोनिमस का मेंबर हो, तब भैया थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर भूख लग रही है तो एक की जगह दो सैंडविच खा लिए और एक ग्लास की जगह दो ग्लास दूध पी लिए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब अभी तक उसकी सोच में, उसके दृष्टिकोण में, उसके विचारधारा में किसी प्रकार की इंसैनिटी नजर नहीं आ रही है, सब कुछ नॉर्मल। अब आगे राइटिंग इटैलिक्स में, सडनली, सडनली का मतलब तुरंत, इसी समय, the thought crossed my mind that if I were to pour an ounce of whiskey in my milk, it couldn't hurt me on a full stomach. ये आ गई इंसैनिटी दोस्तों, इंसैनिटी इसके, ये है पागलपन। उसने एकदम से ये सोचा, ये दूध जो पी रहा हूं मैं, इसमें अगर 1 आउंस विस्की की डाल दूं, 1 आउंस का मतलब होता है 29 ml, यानी कि जिसको हम लोग पीते हुए छोटा पैक बोलते थे, 29 ml। अगर छोटा एक 1 आउंस जो है विस्की जो है वो मैं अपने दूध में डाल दूं और पेट मेरा भरा हुआ है, 2 सैंडविच खा चुका हूं, मेरा किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और ये सोच के ये इंसेन आइडिया आया, इस इंसेन आइडिया को बेसिस पे उसने एक निर्णय लिया, और इस निर्णय पे इसने एक्शन लिया। आई ऑर्डर्ड अ विस्की एंड poured it into the milk। छोटी विस्की का पैक मंगाया और उसको दूध में डाल दिया। आई वेगली सेंस्ड आई वाज नॉट बीइंग एनी टू स्मार्ट। अब इस बात का पीछे दिमाग में एहसास था कि ये कोई समझदारी का काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आई फेल्ट रीअश्योर्ड एज आई वाज टेकिंग द विस्की ऑन अ फुल स्टमक। अब ये पागलपन नहीं, ये इंसिनिटी है यार। पूरे भरे हुए पेट में अगर मैं एक छोटा पैक विस्की दूध में डाल के पी रहा हूं तो मेरा ये वे विस्की या अल्कोहल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये थी इंसैनिटी, ये था उसका ऑब्सेशन, ये था एक झूठ जिसको वो सच मानने पे उतारू हो गया। ये उसकी मानसिक अवस्था थी। The experiment went so well that I ordered another whiskey and poured it into more milk। अब तो क्रेविंग जो है शुरू हो गई ना, एलर्जी जो है वो सेट इन हो गई, एलर्जी किक इन हो गई। अब एलर्जी किक इन हो गई तो शराब और मांग रही है, शरीर जो है शराब और मांग रही है। तो उसने क्या किया, कहता है एक और विस्की ले आओ और दूध मिला के। क्या हालत हुई होगी उसकी यार, विस्की जो है दूध के अंदर डाल डाल के पिए जा रहा है, किस प्रकार का भयंकर किस्म का हैंगओवर उसको बाद में। That didn't seem to bother me, so I tried another। उस टाइम पे उसको पता नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ये तो बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, अब एक और आनंद है और एक और आनंद है। तो ये जो थी उसकी जो मानसिक अवस्था थी वो कहाँ जाके जो सैनिटी थी वो इनसैनिटी में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से उसने ये एक्शन लिया और ये रिलैप्स का हुआ। यहां तक हम पढ़ते हैं दोस्तों, इसके आगे हम इसकी कहानी जो है वो कल पूरी करेंगे। कि इसके बाद कह रहे हैं दस स्टार्टेड वन मोर जर्नी टू दी असाइलम, यानी कि इसके बाद उसकी हालत ऐसी खराब हुई कि वो दोबारा से असाइलम में, ट्रीटमेंट सेंटर में, पागल खाने में, जो भी हम उसको नाम दे, वहां पहुंचा है। तो यहां तक हम पढ़ते हैं दोस्तों जिम की कहानी, इसको हम कल कंक्लूड करेंगे। सो इट्स बैक टू यू फॉर द टाइम बिंग रूपेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल जी, थैंक्स फॉर योर सर्विस। राजेश जी, आपसे रिक्वेस्ट है, अब आप आइए। जी जी धन्यवाद। जी। मेरा नाम धन्यवाद, मेरा नाम ब्रजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू रुपिन जी सर्विस के लिए, और अतुल जी वंडरफुल। तीसरी चौथी बार पढ़ रहा हूँ, और आपके ही मतलब आपके साथ, पता नहीं वैसे तो कितनी बार पढ़ी होगी, आपके साथ ही तीसरी या चौथी बार पढ़ रहा हूँ। हर बार मतलब अद्भुत है, और ये भी एक अलग कला है भाई। अब इसमें भी दिक्कत है कि इस स्टोरीज में, हालांकि ये कहानी जो है वो सच्ची कहानी है हमारे मेंबर की, लेकिन इस कहानी में भी दो नाम है। अब डॉक्टर बॉब ने नाम बताया हार्लन स्पेंसर, लेकिन ये के सारे ओल्ड टाइमर ने इसका नाम बताया जिम राल्फ ऑर्लो, JIMRALPHFORLO। और इसकी स्टोरी बकायदा उन्होंने कोड करी है कि इसकी स्टोरी थी पहले एडिशन में पेज नंबर 357 बिग बुक के अनदर प्रोडिगल सन के नाम से इसकी कहानी भी छपी। अब आते हैं जी, पहले तो इसको राल्फ को देख लेते हैं, जिम राल्फ को। अब ये 6 जून 1938 को सोबर हुआ था, हालांकि इसने 7 जून 1938 से अपना जो है वो रिकवरी डे मनाया।
लास्ट ड्रिंक जो है वो 6 जून 1938 से, लेकिन उस टाइम जिस दिन लास्ट ड्रिंक लेते थे उसी दिन को अपना सोबर्टी दिवस मनाते थे, लेकिन इसने 7 जून 1938 को अपना जो है वो सोबर्टी दिवस बनाया। अच्छा, ये शुरू से ही जैसे मैनिपुलेशन होती है, बाकी चीजें होती हैं, इस भाई के अंदर भी बाकी शराबियों की तरह बहुत जबरदस्त मैनिपुलेशन थी। एक कहानी का ये जिक्र बार बार करता था, और वो कहानी क्या थी कि इसका एक मित्र था, दोनों शराबी थे, और बार में मिला और पीते पीते प्लान बनाया कि यार पत्नी बड़ा परेशान करती है, इसको कैसे कन्वेंस करूं। तो उसने बोला यार ये तो पत्नियों को तो कन्वेंस करना बड़ा आसान है, तो क्या करूं। उसने बोला सुसाइड का ड्रामा कर उसके सामने। ठीक है जी, प्लान पूरा हो गया, एग्जीक्यूट प्लान को करने के लिए घर पे पहुंच गए भाई साहब, और व्यक्ति पत्नी के सामने सुसाइड करने का नाटक करूंगा, और वो एकदम आकर तू आ जाइयो, लेकिन मतलब तू भी पिस्टल छीन लियो। भरी हुई पिस्टल थी भाई साहब, जैसे कान पे लगाई और इसके तो पसीने छूट गए, नीचे से ऊपर तक पानी पानी हो गया, और वो पिस्टल फेंकी और ये भाग गया। वो प्लान हो गया फिर, और उसी दिन इसका हो गया भयंकर एक्सीडेंट, क्योंकि ये नर्वस हो गया, और नर्वस में जैसे ये घर से भागा, और एक भयंकर एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट होने के बाद, एक्सीडेंट हुआ, पुलिस वाले अच्छे थे बेचारे, वो उन्होंने मतलब वहां ले जाने की बजाय, क्योंकि पुलिस वाले कमिट करते हैं वहां पर, हॉस्पिटलाइज फिर कमिट करते हैं इस प्रकार के केस में, लेकिन उन्होंने इसको घर पहुंचाया। अब इसने सोचा कि पत्नी सहानुभूति दिखाएगी, और पत्नी ने डाइवोर्स के पेपर दे दिए हाथ में कि भाई साहब ये रखा है तलाक के पेपर, मैंने कर दिए हैं साइन, और आप कर दो। पत्नी से बहुत प्रेम करता है। अब पत्नी से प्रेम के कारण इसने पत्नी की कसम खाई कि आज के बाद अब कभी भी मैं शराब को हाथ नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। He swore to her that he wouldn't drink again, and within 24 he was dead drunk. ये है भाई शराबी। आज तो अतुल जी ने कितने स्ट्रेस देके वो सेंटेंस बोला, अगर ये नहीं अब दिमाग में घुसा तो नहीं घुसेगा भाई साहब। हार्ट नहीं बचाएगा, ऑब्सेशन को लिफ्ट हार्ट नहीं करेगा, कभी भी हार्ट नहीं करेगा। टूल है, स्टार्टिंग में काम करेगा, टूल काम करते हैं उस टाइम के लिए, ऑब्सेशन को लिफ्ट नहीं करते टूल। हम बोलते हैं ना बड़ा पेट भर ले, पेट भर ले, 2 सैंडविच 2 दूध के गिलास, अब कितना पेट भर लेगा भाई साहब, और क्या डाल देगा उसके अंदर, पेट ही तो है, लेकिन काम नहीं करा। हार्ट भी मतलब टूल जो है वो मेरे को ऑब्सेशन लिफ्ट नहीं करवा सकता है। अब लेकिन एक काम हुआ, जब इसने फिर पी के आ गया ये, तो पत्नी को कुछ और लगा कि यार इसमें कोई दिक्कत है, और उसने उठाया और न्यूयॉर्क के टाउन हॉस्पिटल में ले गई डॉक्टर सिल्कवर्थ। डॉक्टर सिल्कवर्थ के यहाँ इसको बहुत ज्यादा मतलब वो मिली। उसने बोला भाई ये छोड़ सकता है, हालांकि वो पत्नी बहुत बुरे तरीके से गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज डू समथिंग टू सेव हर हस्बैंड, टू सेव हर होम, टू सेव हर बिजनेस, टू सेव हर रिस्पेक्ट। मतलब वो जो था, पट पट उसकी पत्नी ने डॉक्टर को बोल दिया कि भैया इसको बचा लो यार, हम तो सारे का सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, और छोड़ना मैं भी नहीं चाहती हूँ, कर दिए हैं साइन, लेकिन सच में, और छोड़ना ये भी नहीं चाहता। 7 जून 1938 को इसको सोबर्टी का दिवस इसलिए याद है क्योंकि इसकी बेटी का जन्मदिन था। और पिछले दिन हालांकि वो लास्ट दिन का मैंने बता ही दिया इसने, इसलिए उसी दिन को इसने अपना लाइफ, यार ये इसकी स्टोरी पढ़ते हुए अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि ये हैप्पी एंडिंग, क्योंकि ज्यादातर अल्कोहलिक की हैप्पी एंडिंग नहीं है, जितनी भी हम कहानियां पढ़ेंगे मरे सारे दारू पी के बाद में, रिलैप्स होने के बाद ही, लेकिन इस बंदे की हैप्पी एंडिंग इस हाथ। अब क्या हुआ जी कि हॉस्पिटल में उस रात इसको एक मेंबर विजिट करने आया अल्कोहलिक। डॉक्टर ने इसको एश्योर करा था, डॉक्टर ने कॉल करी, कॉल पे एक मेंबर आया, उसने इसकी 12 स्टेपिंग करी। अच्छा, सेम डे, क्योंकि स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेम डे सरेंडर करवाते थे, जबरदस्ती की जो लॉर्ड प्रार्थना होती थी, जबरदस्ती वो घुटनों के बल ले जाके पूरे का पूरा गॉड को समर्पण कर दे भाई। ये पद्धति स्टार्टिंग में एक प्रथा के रूप में थी, हम अपर रूम के नाम से भी बाद में तो ये अपर रूम की प्रथा 1938-39-40 तक की अपर रूम की प्रथा के रूप में, जो थर्ड स्टेप हमारा होता है कि सरेंडर कर भैया पहले। लेकिन उसके बाद वो मेंबर लगातार आता,
चौथे दिन जब उसने पहले प्रेयर करवाई, गॉड के आगे सरेंडर करने को बोला, फिर नेक्स्ट डे मंडे था और जोर देके हॉस्पिटल से उसने छुट्टी करवाई सिर्फ वर्ष को बोल के। ये बंदा था हैंक पी। बार बार जिक्र आता है इसका बंदे का, हैंक पी, हैंक प्राकाहस, जिसकी स्टोरी हम पीछे पढ़ के आए हैं डॉक्टर ओपिनियन। उस दिन और हॉस्पिटल से छुट्टी करवाई और न्यू जर्सी अपने घर लेकर, और उसी दिन बिल डब्ल्यू के घर ब्रुकलिन में मीटिंग होती थी, जो हम मंगलवार की मीटिंग की बात करते हैं। पहले अपने घर ले गया। ब्रुकलिन की उस मीटिंग में 30 मेंबर थे, 30 की अटेंडेंस थी। और इस आदमी ने फिर, मतलब जब ये फर्स्ट मीटिंग के बाद ही इस आदमी ने जो लिखा है, व्हेन ही रिटर्न्ड होम लाइफ वाज वेरी डिफरेंट। बहुत मेहनत करी इसने और अल्कोहलिक एंड मिसेस की बड़ी है, मतलब हेल्प करी इस हाथ। उसने डेरेन में नई मीटिंग खोली, DARIEN। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा शहर है अमेरिका का, लेकिन डेरेन शहर में इसने मीटिंग स्टार्ट करी। जब जब तक उसने अपनी स्टोरी लिखी थी तब तक 4 मेंबर हो गए थे। ये बड़ी प्यारी बात। जब तक 4 न्यू कमर इस उस मीटिंग में आना चालू हो गए थे, एक नई जगह जो है वो ग्रुप खोला। अब देखो जी, 1955 सेंट लुइस की कन्वेंशन की जो जुलाई में हुई थी, सेकंड इंटरनेशनल कन्वेंशन, उसका हर जगह कॉन्फ्रेंस, सॉरी, उसका हर जगह हम इंटरनेशनल कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस, उसमें ये मेन प्रेस रूम में था। मतलब पूरा मीडिया का प्रभार इस व्यक्ति के पास था 1955 में। ये हमारी अल्कोहलिक एनमिसिस के उन पाइनर में से था जिस आदमी ने बाद में स्ट्रक्चर में बहुत ही प्यारी सर्विस। तो इस प्रकार से, और स्टोरी का जैसे कल भी ये कंटिन्यू रहेगी, तो स्टोरी के ये जो बीच के अंश है जो इसमें लिखे हैं कि किस प्रकार से उसका ये तो सीधी स्टोरी मैंने उसकी, मतलब उससे पकड़ी, ये मैं जो उसने करा, और पीछे का जो हल्का सा बैकग्राउंड है वो, और जो इसमें है वो मैं कर लूँ। धन्यवाद। थैंक यू।